Hello everyone. Hanji, can all of you hear me? Good evening, guys. Please confirm. Am I properly audible to all of you? Sakshi, Ekam, everyone else, kindly confirm. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Great, perfect. I've started a meeting with a different setting today. तो अगर बीच में कहीं पे भी voice crack या कोई issue आए, kindly let me know. Thank you for confirming, Ekam. चलो हम लोग start करते हैं. Today's agenda is covering RTP of September 2025. बहुत अच्छे questions हैं. We'll be doing a lot of topics and मैं recommend करूंगी कि जो भी टॉपिक आए यार पहले तो ये रिवीजन सेशन का पर्पस ना नर्वस होना नहीं है बिल्कुल भी। तो कहीं पर भी ना आपने घबराना नहीं है अगर आपको लगे मुझे तो ये आता ही नहीं। अभी हमारी तैयारी 100% 99% है। वो जो लास्ट का फिनिशिंग टच है ना वही हम अब करने लगे हैं एग्जाम के क्वेश्चंस देख के। तो मैंने 5 क्वेश्चंस इनकम टैक्स 5 पेपर्स इनकम टैक्स के चूज किए हैं, 5 पेपर्स ही लॉ के चूज किए हैं। मेरा टारगेट है कि इसके थ्रू मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज हो जाए। तो अगर कुछ नहीं आता द सिंपल टास्क इज ओके आई हैव टाइम टू डू दिस नाउ। अभी मेरा एग्जाम 4 सितंबर को है, मुझे टाइम पे चीज पता चल गई, पॉजिटिव अप्रोच के साथ करना है। ऐसा नहीं कि यार मैं आरटीपी कर रही हूँ मुझे कुछ आता ही नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर तो मैं ये देना चाहती हूँ कि आरटीपी के पीवाईक्यू के प्रैक्टिस में डरना नहीं है, हौसला रखना है। नेक्स्ट चीज, आप लोग अपनी बुक अपने पास रखो एंड पेपर पेन कैलकुलेटर ये चीजें अपने पास रखो। हम लोग बहुत सारी ऑब्वियसली कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी टॉपिक आए उससे रिलेटेड कोशिश करेंगे कि सारे रूल्स को हम रिवाइज कर लें। तो इसका पर्पस रिवीजन करना भी है, पूरे पेपर को कैसे मैनेज करना है वो भी है। देयर इज अ स्टूडेंट विद द नेम HEHEE, क्या नाम है प्लीज कंफर्म करेंगे? प्लीज ज्वाइन इन विद योर ओरिजिनल नेम और कंफर्म योर नेम इन द चैट बॉक्स। देखो बच्चे, हमें क्वेश्चन में बताया गया, सबसे पहले हम केस सिनेरियोस केस स्टडीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। हमें बताया गया कि मिस्टर मनीष एक रियल एस्टेट डेवलपर है। उनका मेन बिजनेस है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है आशियाना हेवन, जिसमें बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन उनको रिसीव हुआ है 1 Feb 2023। उन्होंने मेजोरिटी ऑफ द यूनिट्स को सेल कर दिया है। However, 15 रेजिडेंशियल यूनिट्स एंड 10 कमर्शियल यूनिट्स अभी तक सेल नहीं हुए हैं, वो उनके स्टॉक का हिस्सा है। कुछ इनकम अर्न करने के लिए उन्होंने 10 रेजिडेंशियल एंड 5 कमर्शियल यूनिट्स को रेंट पे दे दिया है, 15,000 एंड 20,000 पर मंथ ईच रिस्पेक्टिवली। जो हमें एक्सपेक्टेड रेंट है इनका वो है 14,000 पर मंथ एंड 22,000 पर मंथ फॉर ईच कमर्शियल यूनिट। सारे यूनिट्स नेचर में आइडेंटिकल है। तो ये मेरे पास एक केस स्टडी का फर्स्ट पैराग्राफ आया है। मुझे पता चला किसी पर्सन का, कोई पर्सन एक रियल एस्टेट डेवलपर है, उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का कंप्लीशन ले लिया है। तो शायद आप लोग अभी तक लिंक कर चुके होंगे, हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पर एक रूल अप्लाई हो रहा है। अगर किसी भी पर्सन ने किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूनिट को अपना स्टॉक एंड ट्रेड बना रखा है तो अप टू 2 इयर्स उसकी एनएवी नील होती है। हमने पढ़ा हुआ है ना, आप कोई भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस की एनएवी नील लेके जा सकते हो। सिमिलरली अगर कोई चीज आपका स्टॉक एंड ट्रेड है तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के 2 इयर्स तक हम उसकी एनएवी नील मानेंगे, उसके बाद वो टैक्सेबल होगा। इन एनी केस अगर कोई पर्सन सच में ही लेट आउट है फिर तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर लेट आउट ही है तो ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो ये सबसे पहले तो उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनेगी क्वेश्चन में। देन मिस्टर मनीष एंगेज्ड है एक फर्म में जोको एंड एसोसिएट्स एज अ स्लीपिंग पार्टनर। फर्म में
3 पार्टनर्स हैं, फर्म की कैपिटल है 10 लाख रुपीस एंड सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है 15% कैपिटल पे एंड रेम्यूनरेशन मिलती है 30,000 पर मंथ पे। इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन दोनों ही पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज किए गए हैं। बुक प्रॉफिट है फर्म का 9,50,000। तो अगर आपको याद हो या आप लिंक कर चुके होंगे, 40B यहाँ पर अप्लाई हो रहा है पार्टनर रेम्यूनरेशन। एक बार फटाफट से पार्टनर रेम्यूनरेशन के रूल्स भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना है, इंटरेस्ट सिर्फ तभी अलाउड है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, वो भी प्रोस्पेक्टिवली अलाउड है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं अलाउड। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट अलाउड है, 12% पर एनम पे अलाउड है। उसके बाद सैलरी, सैलरी तो सिर्फ वर्किंग पार्टनर को अलाउड है, स्लीपिंग पार्टनर को अलाउड ही नहीं है। एंड मैक्सिमम सैलरी अलाउड कितनी है वो डिपेंड करता है बुक प्रॉफिट्स पे। फर्स्ट 3 लाख का 90% और टू फर्स्ट 6 लाख का 90% और 2 लाख 90% और 270 विच एवर इज हायर एंड जो भी एक्सेस प्रॉफिट होगा 6 लाख से उसका 60%। दिस इज द रूल दैट वी हैव डन। मैं एक बार 40B दोबारा कंफर्म कर रही हूँ, शायद मैं जल्दी जल्दी में गलत बोल गई। तो बुक प्रॉफिट का फर्स्ट 6 लाख हमने सेपरेट डिवाइड कर लेना है एंड रिमेनिंग अमाउंट सेपरेट डिवाइड कर लेना है। जो फर्स्ट 6 लाख है उस पे बनेगा 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर एंड रिमेनिंग अमाउंट का 60%। उन्होंने 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो मुझे क्वेश्चन में पता चला कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लाई हो रहा है, जो सेकंड पैराग्राफ है पार्टनर की रेम्यूनरेशन से रिलेटेड डिस्कस्ड है। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन बनता है इससे टॉपिक से रिलेटेड। वैसे हमें पता है कि पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन फर्म से मिलती है वो टैक्सेबल होती है उसके लिए अंडर द हेड अदर सोर्सेज बिजनेस पीजीबीपी हेड की इनकम बनती है। देन हमें बताया गया कि पार्टनर ने 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई है। ये हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की डिटेल गिवन है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे डेट ऑफ इशू, तो शायद आप लोग भी रिकॉल कर लिया होगा आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का अदर सोर्सेज हेड में हमने बिल्कुल लास्ट पेज में कुछ रूल्स पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स अगर कोई भी पर्सन एनुअली 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम पे करता है तो जब भी वो पॉलिसी मैच्योर होगी इट विल बी अ टैक्सेबल पॉलिसी। वैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रूल होता है 10%, 15%, 20%। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने 1 अप्रैल 2012 से पहले ली थी और प्रीमियम जो है वो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से कम है तो आप एलिजिबल हो। 1 अप्रैल 2012 के बाद 10% एंड अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है तो 15%। इसके साथ साथ एक और भी रूल है 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स 5 लाख पर है। तो आई होप सबको क्वेश्चन में चीजें समझ आ गई हैं। देखो अच्छा केस स्टडी है, बहुत सारे पॉइंट्स। पहला टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी आ गया, फिर 40B और फिर लाइफ इंश्योरेंस। अब देखो हमें आगे क्या बताया गया। कहते हैं इन फैक्ट्स के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम लोगों को चूज करना है। पहला क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय मिस्टर मनीष फॉर लेट आउट ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट। जो उन्होंने रेंट पे दे रखा है रेजिडेंशियल यूनिट्स को भी कमर्शियल यूनिट को भी, ये बताओ कितना टैक्सेबल होगा और किस हेड में टैक्सेबल होगा। तो चाहे किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो, चाहे रेजिडेंशियल चाहे कमर्शियल, इनकम तो कहाँ पे टैक्सेबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी में। तो टैक्सेबल तो पक्का हाउस प्रॉपर्टी में ही होगा। के बाद 10 यहाँ पर रेजिडेंशियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट्स अगर खाली लिखा हो तो उसमें ये भी तो हो सकता है ना, फॉर कमर्शियल यूज वाला कुछ हो मेंशन। नहीं बेटे, अगर ऐसा होता कि मेरी कोई यूनिट है और उसमें मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ तब हम लोग उसे ना पीजीबीपी में रेंट अलाउ करते ना ही हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल बनाते। अब ऐसा कोई भी रूल नहीं लगेगा। चाहे हम आपको याद है हमने क्लास में क्वेश्चन किया था कि चाहे रेजिडेंशियल यूनिट है, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग है, चाहे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, किसी भी तरह की अगर लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टमेंट देयर टू, बेसिस ऑफ चार्ज कहता है लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टमेंट देयर टू, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। अब देखो वैसे तो ये टैक्सेबल नहीं बनता था क्योंकि 1 फेब 2023 से
फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 23। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन से 2 साल तक ये टैक्सेबल नहीं बनता, 31 मार्च 25 तक। पर जब आपने सच में ही रेंट पे दे दिया है उस केस में तो टैक्सेबल ही है। तो अब हम पूरे 15 यूनिट्स को नहीं टैक्सेबल बनाएंगे, जितने यूनिट्स रेंट पे दिए गए हैं सिर्फ उतने यूनिट्स को ही टैक्सेबल बनाएंगे। तो पहले तो ये बात नोट करने वाली है, अगर 31 मार्च 25 के बाद का टैक्स का कैलकुलेशन होगा तो एक्सपेक्टेड रेंट में हम लोग 15 यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। अब रेजिडेंशियल यूनिट्स का देखते हैं। रेजिडेंशियल यूनिट्स का हमें बता रखा है एक्चुअल रेंट है 15,000, एक्सपेक्टेड रेंट है 14,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से एक्चुअल रेंट ज्यादा है, तो एक्चुअल रेंट हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 15,000 यूनिट्स पर मंथ। रेंट पे दिया है 1 मई से, तो 11 मंथ्स, नंबर ऑफ यूनिट एंड मुझे डायरेक्टली 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद बता दो क्या अमाउंट आ रही है। दिशा हेल्प मी विद द कैलकुलेशन। 11,55,000। उसके बाद जो कमर्शियल यूनिट है उसने रेंट पे दिए हुए हैं सिर्फ 5 कमर्शियल यूनिट, एक्सपेक्टेड रेंट है 22, एक्चुअल रेंट है 20। तो यहाँ पे हम टैक्सेबल बनाएंगे 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 11 मंथ्स माइनस 30% करके 8,47,000। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये 11,55,847 और ये टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में। तो इम्पोर्टेंट चीज जो आपको रिवाइज करने के लिए मिली दैट इज कि अगर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स अभी बिजनेस में स्टॉक है तो 2 इयर्स तक कहने भी नहीं होती है, बट अगर आपने रेंट पे दे रखा है तो वो टैक्सेबल होगा। 2 इयर्स काउंट कहाँ से करने हैं? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलने के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। 1 फेब से 2 इयर्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, 31 मार्च 23 के बाद जब 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक्चुअल बेसिस पे हमने ये टैक्स कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट केस बता रहे हैं 11,55,000 रेजिडेंशियल यूनिट, 847 कमर्शियल यूनिट, दोनों हाउस प्रॉपर्टी हेड में होंगे। सेकंड केस में बता रहे हैं कि जो रेजिडेंशियल है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, आंसर भी डिफरेंस आ रहा है 770, कमर्शियल वाला हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। थर्ड में कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में एंड कमर्शियल पीजीपीपी में जाएगा। एंड लास्ट में 1155 हाउस प्रॉपर्टी में एंड 12,10,000 जो है वो कमर्शियल वाला पीजीपीपी में जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर बनता है ए वुड बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड, आपके आंसर में क्या चेंज आता अगर मिस्टर मनीष एक रियल एस्टेट डेवलपर ना होते एंड उनका बिजनेस होता प्रॉपर्टीज को रेंट पे देने का। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि जो बिजनेस है वो बिल्डिंग को रेंट पे देने का है, तो शायद आपको ऐसा लगा होगा कि अब ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी पीजीबीपी हेड में। बट अगर आपको अमेंडमेंट्स याद हो, अगर आप पीजीबीपी चैप्टर में सेक्शन नंबर 28 अपनी बुक में फटाफट से चार्जिंग सेक्शन ओपन करो, तो चार्जिंग सेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है, जब भी रेजिडेंशियल यूनिट्स को लेट आउट किया जा रहा है, वो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी हेड की ही इनकम बनेगी, चाहे ये उस पर्सन का बिजनेस है। तो घर को रेंट करने से जो इनकम बने मिलेगी वो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगी, वो कभी भी पीजीबीपी में जा ही नहीं सकती। आई होप सबने सेक्शन 28 में ये चीज चेक भी कर लिया है, हमारी बुक में लिखा हुआ है और अमेंडमेंट वर्ड भी शायद लिखा हुआ है। अब इसमें देखो हम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब रेजिडेंशियल यूनिट तो अभी भी टैक्सेबल है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, कमर्शियल यूनिट अब टैक्सेबल हो गया पीजीबीपी में। तो रेजिडेंशियल में तो हमने अभी आंसर कैलकुलेट किया, सेम आंसर ही अप्लाई हो जाएगा हमारे पास, विच इज 15,000 इंटू 11 इंटू 10। 15,000 एक घर की वैल्यू लेंगे,
नंबर ऑफ मंथ्स है 11 एंड 10 यूनिट्स है। ये पर मंथ का रेंट है, ये नंबर ऑफ मंथ्स है, ये नंबर ऑफ हाउसेस है। कमर्शियल यूनिट्स में अब टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। और पीजीबीपी में ऐसा कोई रूल थोड़ी होता है कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। पीजीबीपी में तो रूल होता है जो भी एक्चुअल इनकम है। तो पहले जब हमने कमर्शियल यूनिट का कैलकुलेट किया था, हमने 22 और 20 को कंपेयर किया था और हमारे पास 22 आ गया था, पर अब हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब हम लोग डायरेक्टली क्या लेंगे, एक्चुअल 20,000 लेंगे। पहले हमने 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी थी, पर जब कोई इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाती है तब कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ी मिलनी है। जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो अब हम लोग करेंगे 20,000 इंटू 11 इंटू 5। मुझे बताना जरा ये क्या अमाउंट आ रही है। हाँ जी, 11 लाख। और ये आ रही थी आई थिंक हमारे पास 11,55,000। तो फर्स्ट हेड कह रहा है 16,50,000 पीजीबीपी में चला जाएगा, नहीं बट ये तो अमेंडमेंट हो चुकी है। सेकेंड हेड कह रहा है कि जो रेजिडेंशियल है वो हाउस प्रॉपर्टी में रहेगा, यस 11,55,000। एंड 8,47 कमर्शियल भी हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, नहीं। जब उसका बिजनेस ही है रेंट पे देना तो ये बिजनेस की इनकम बनेगा। थर्ड कहते हैं रेजिडेंशियल पीजीबीपी में जाएगा, नहीं। फोर्थ 11,50,000 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, 11 लाख कमर्शियल पीजीबीपी में। तो आई थिंक सेकंड का करेक्ट आंसर होना चाहिए डी पार्ट। What would be the tax treatment of vacant residential and commercial unit which are held as stock in trade during 24-25? तो आप अपने आप ही देखो, उन्होंने पूछा जो यूनिट वेकेंट है 24-25 में उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आप लोग खुद देखो और मुझे बताओ। मैम ये आंसर है। तो मुझे द करेक्ट आंसर वुड बी ए पार्ट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 2 इयर्स तक तो वो स्टॉक इन ट्रेड ही रहता है, वो कंप्लीशन मिलने के बाद 2 इयर्स तक टैक्सेबल नहीं होता। नेक्स्ट LIC, तो मैंने आपको रूल तो रिवाइज करवा ही दिया। LIC का रूल होता है 10%, 15% एंड 20%। LIC के बारे में नेक्स्ट रूल होता है कि एक साल में आप मैक्सिमम 5 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम एक का एग्जाम्पशन ले सकते हो। अगर आपने प्रीमियम अमाउंट 5 लाख से ज्यादा पे की है तो रिमेनिंग जो भी पॉलिसीज होंगी वो टैक्सेबल होंगी। तो अब आपको खुद ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एग्जाम्प्ट होंगी मेच्योरिटी के टाइम पे, जब भी मेच्योर होंगी एग्जाम्प्ट कौन कौन सी होगी। ये ध्यान से आप अपने सामने इंफॉर्मेशन देखो, बाद में एमसीक्यूज देखेंगे। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखो और मुझे आंसर करो। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द चैट। दिस इज नॉट माय प्रैक्टिस सेशन, दिस इज योर प्रैक्टिस सेशन। वेरी गुड साक्षी।
वेरी नाइस एवरीवन। अब देखो, जो पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 को ली थी, उसके ऊपर 5 लाख वाला रूल तो लगता ही नहीं है। तो वो जब भी मैच्योर होगी वो एग्जाम्प्ट होनी चाहिए, बस वो 10, 15 और 20 वाला रूल अप्लाई हो जाए। तो पहले तो कंसिडरेशन मिली कितनी, ये तो मैटर ही नहीं करती। सम एश्योर्ड कितना था वो, ये तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। प्रीमियम कब पे कर रहे हैं, इसका भी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, इससे भी कोई लिंक नहीं है प्रीमियम कब पे कर रहे हैं। ये तुम्हें स्पेशली चेक करने के लिए बताया कि जो तुमने प्रीमियम अमाउंट देखना है विद जीएसटी देखना है कि विदाउट जीएसटी देखना है, तो हमने विदाउट जीएसटी देखना होता है, और उन्होंने पहले से एक्सक्लूडिंग ही दे रखा है, तो ये भी किसी काम का नहीं। अगर ये इंक्लूडिंग जीएसटी होता तो मुझे पहले ग्रॉस अप करना पड़ता। अब 35 लाख की पॉलिसी है, मैक्सिमम प्रीमियम अलाउड है 10%, इसने पे कर रखा है 4 लाख, तो ये तो पक्का टैक्सेबल हो। सेकेंड, 14 लाख की पॉलिसी है, मैक्सिमम प्रीमियम अलाउड होता है 10%, इसने पे कर रखा है 1,50,000, ये पक्का टैक्सेबल होगी। थर्ड, ये पॉलिसीज नहीं है 1 अप्रैल 2023 के बाद, तो अगर टोटल अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, पर 2 लाख और 3 लाख एग्जैक्ट 5 लाख है तो दोनों एग्जाम्प्ट हो सकती हैं। आगे देखते हैं। 22 लाख का 10% 2,20,000 से कम है, 31 लाख का 10% 3,10,000 से कम है, तो सी और डी जो है टैक्सेबल बननी चाहिए। करेक्ट आंसर वुड बी सी पार्ट। वेरी गुड नितिन, एकम एंड साक्षी, वेरी नाइस। लास्ट पॉइंट है, क्या इनकम टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मनीष फ्रॉम फर्म फॉर असेसमेंट ईयर 25-26? असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए मिस्टर मनीष के लिए टैक्सेबल पोर्शन कितना बनेगा? तो देखो, मिस्टर मनीष एक स्लीपिंग पार्टनर है, तो जो स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी है वो तो अलाउड ही नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर को अलाउड क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड है। और जो स्लीपिंग पार्टनर या कोई भी पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है फर्म से, तो क्या जो शेयर इन प्रॉफिट होता है वो पार्टनर के हैंड्स में टैक्सेबल होता है? आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, क्या शेयर इन प्रॉफिट पार्टनर के हैंड्स में टैक्सेबल होता है? वो मैम नहीं होता। वो तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी ना, फर्म ने भी टैक्स पे कर दिया, मैं उसके ऊपर दोबारा टैक्स थोड़ी पे करूंगी। तो फर्म को जो एग्जम्पशन मिल गई है 40p की, वो तो मेरी बिजनेस की इनकम बनेगी, और जो प्रॉफिट का शेयर मुझे फर्म से मिल रहा है उसके ऊपर फर्म ने टैक्स पे कर दिया, उसके ऊपर मैं दोबारा टैक्स पे नहीं करूंगी। तो ये आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आप लोग ही मुझे कैलकुलेट करके बताओ, मिस्टर मनीष की अपनी पार्टनरशिप फर्म से बिजनेस की इनकम कितनी बनेगी? आई विल वेट फॉर एवरीवन्स आंसर। हाँ जी, देखो ना, कैपिटल है 10 लाख, एंड इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड ने अलाउ कर रखा है। सिंपल इंटरेस्ट फर्म ने बोला 15% मिलेगा, पर इनकम टैक्स में कितना अलाउड है? 12%। तो इंटरेस्ट की इनकम, जो कि कहने को इंटरेस्ट है पर पार्टनर के लिए पीजीबीपी की इनकम बनेगी, वुड बी 1,20,000। के बाद जो पार्टनर को सैलरी मिल रही है, अलाउड ही नहीं, वो तो वर्किंग पार्टनर है। जो पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा वो तो एग्जाम्प्ट ही है, उसके ऊपर फर्म ने टैक्स पे कर दिया है। तो इनकम कितनी बन जाएगी उसकी? 1,20,000। करेक्ट आंसर वुड बी बी। आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। काफी सारे हमने रूल्स रिवाइज किए, एक बार हम आंसर्स क्रॉस चेक कर लेते हैं, बाय चांस कोई गलती लगी हो। ए, डी, ए, सी, बी। वेरी नाइस क्वालिटी ऑफ एमसीक्यूज। फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें पक्का पता ही है एग्जाम में आना है, पास्ट ट्रेंड को अगर मैं नोटिस करूं, इज फ्रॉम रेजिडेंशियल स्टेटस। तो क्या करने जा रहे हैं हम, मैं सारे रूल्स रिवाइज कराती हूँ, आप लोगों ने सॉल्व करना है, मुझे सबका आंसर चाहिए, नहीं तो मैं फिर आगे ऐसे कंटिन्यू नहीं करूंगी। और एंड में हम प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से सजेस्टेड आंसर देखेंगे।
अभी मैं बिना क्वेश्चन पढ़े, रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है, सारे रूल्स रिवाइज करवा दूं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में जब भी रूल्स रिवाइज करने हो, तीन चीजें रिवाइज करनी है: बेसिक कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस एंड स्पेशल कंडीशंस। सबसे पहले बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशन से पता चलता है कि कोई पर्सन रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। अगर कोई पर्सन की प्रीवियस ईयर में स्टे मोर देन इक्वल टू 182 डेज है, या फिर प्रीवियस ईयर में स्टे मोर देन इक्वल टू 60 डेज है, एंड 4 previous years में इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर मोर देन इक्वल टू 365 डेज है, तो वो बन जाता है रेजिडेंट। अब वो ओआर है या एनओआर है, ये हमें पता चलता है एडिशनल कंडीशन से। अगर वो पिछले 7 previous years में प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मोर देन इक्वल टू 730 डेज रहा है, एंड पिछले 10 previous years में से बिफोर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग रेलेवेंट ईयर प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 2 previous years के इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम जिस अगर ये मोर देन टैक्स है, तो हम 60 को रिपलेशन अप्लाई ही नहीं होंगे। इंडिया का सिटीजन है, इंडिया की शिप पे जा रहा है, तो उस केस में हम 60 डेज का रूल नहीं लगाएंगे। थर्ड, अगर कोई पर्सन लैक्स है एंड वो किसी भी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा, नो अदर कंट्री, तो हम लोग उसे अपने आप ही डीम्ड रेजिडेंट बना देंगे। और ये जो डीम्ड रेजिडेंट होगा, ये चाहे इसका एक भी दिन का स्टे इंडिया में नहीं है, हम इसे डीम्ड रेजिडेंट बना देंगे और ये हमेशा एनओआर बनेगा। आई होप सबको रेजिडेंशियल स्टेटस टॉपिक समझ आ गया है। बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। ये 3 टाइप की कंडीशंस के बेसिस पे आपको 6 मार्क्स बहुत इजीली मिल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को 6 मिनट्स का ही टाइम दे रही हूँ, आप लोग मुझे नेट आंसर बताओ 6 मिनट्स के अंदर अंदर। उसके बाद हम लोग सजेस्टेड आंसर से प्रेजेंटेशन देखेंगे। आपको मुझे एक तो ये बताना है कि मिस्टर वरुण का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा अगर वो दुबई में टैक्स पे नहीं करते हैं, उनकी टोटल इनकम क्या होगी एज पर ओल्ड स्कीम। तो आपने मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है अगर वो दुबई में टैक्स पे नहीं कर रहे, एंड टोटल इनकम भी बतानी है ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग।
हाँ जी, मुझे अभी तक एक ही आंसर मिला है, खुशी का 14,40,000। खुशी, मुझे रेजिडेंट किस टाइप का है वो भी बताओ। हाँ जी, शुड आई सॉल्व और यू गाइस नीड मोर टाइम? वेरी गुड श्रेया। रेजिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल ठीक है, शायद टाइपिंग में कोई मिस्टेक है, एंड छोटी सी गलती है खुशी और श्रेया दोनों की। दिशा, रेजिडेंशियल स्टेटस ठीक है, इनकम को एक बार दोबारा देखो, खुशी एंड श्रेया। वेरी गुड दिशा, वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चे। चलो देखो भाई सब लोग, इंडिया के सिटीजन है, कंसल्टेंसी बिजनेस है इंडिया में, बाद में दुबई शिफ्ट हो गए, तो पहले तो किस बात का ध्यान रखना है, बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप कहाँ पर है, इंडिया में। तो फॉरेन इनकम पर जिसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है, उसे रेजिडेंशियल स्टेटस में 15 लाख की लिमिट में इंक्लूड करना है। इंडिया में वो इतने दिन के लिए आए हैं। अब अगर कोई पर्सन पिछले साल 182 डेज होता, फिर तो कंफ्यूजन खत्म हो जाती। अगर वो 60 डेज होता और पिछले 4 साल 365 डेज होता, तो वो रेजिडेंट बन जाता। पर इनके केस में 60 डेज वाला रूल तो अप्लाई ही नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन इंडिया के सिटीजन है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 60 को 120 के साथ रिप्लेस करना है या नहीं करना। अगर 60 को 120 के साथ रिप्लेस करना है तो 100 डेज तो नहीं हुए, और अदरवाइज 60 डेज का रूल भी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो देखते हैं, इंडियन इनकम है, इंडिया में बिजनेस है, प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है तो फॉरेन इनकम पर उसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया में। एग्रीकल्चर इनकम इनकम ही नहीं है, केरला में है। डिविडेंड इनकम इंडिया की इनकम है, ये तो एक्सपेंडिचर है। तो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया में, दैट इज 10 लाख प्लस 4 लाख, 10,40,000 प्लस 50,000, 10,90,000, सॉरी 14,50,000। तो 14,50,000 है, ये 15 लाख से कम है। तो क्योंकि पर्सन इंडिया का सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया बिजनेस के लिए शिफ्ट हुआ है, तो 60 डेज का रूल अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि इंडियन इनकम लेस देन 15 lakhs है, तो 60 डेज वाला रूल 120 के साथ भी रिप्लेस नहीं होगा। इन एनी केस वो 120 डेज भी रह ही नहीं रहा था। तो ये पक्का हमारे लिए क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट ये तो हो गया हमारा पहला आंसर रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। अब है हमारे पास नेक्स्ट आंसर। अच्छा, एक और भी रूल, दुबई टैक्स 7 है, तो अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होती तो हम वो भी रूल अप्लाई कर सकते थे कि ये डीम्ड रेजिडेंट है, पर इनकम ही 15 लाख से कम है, तो मुझे वो डायरेक्शन में सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब स्कोप ऑफ इनकम, नॉन रेजिडेंट ने कौन कौन सी इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स पे करना होता है, ओनली इंडियन इनकम। अगर ये NOR होता, जिसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है, वो भी टैक्सेबल होती, पर ये तो NR है। इसके लिए कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, फर्स्ट, जो कि कंसल्टेंसी का बिजनेस है इंडिया में, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल होगी, डिविडेंड पे एक्सपेंडिचर है उसका, तो डिविडेंड के केस में एक ही एक्सपेंस अलाउड है। अगर जिन शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिला है, वो शेयर्स को परचेज करने के लिए आपने कोई लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट अलाउड है, पर मैक्सिमम कितना अलाउड है, 20%। तो 50,000 का 20%, मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड हो जाएगा, 10,000। तो इनकम आ जाएगी 10,40,000। आई एम सो हैप्पी टू फाइंड आउट के दिशा, श्रेया, खुशी तीनों को ये 10,000 वाला रूल याद था। वेरी नाइस बच्चे, वेरी गुड। एक बार सजेस्टेड आंसर देख लेते हैं, कोई मिस्टेक हो या कुछ हो उसे चेक करने के लिए। देखो प्रेजेंटेशन भी, सबसे पहले उन्होंने
हेडिंग दी डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर कोई इंडिया का सिटीजन है जो कि इंडिया में विजिट करने आता है प्रीवियस ईयर में, हम उसे रेजिडेंट बोलेंगे और सिर्फ इसमें 182 डेज का ही रूल लगेगा। पर अगर उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम मोर देन 15 lakhs है, ही विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट। अगर वो 60 की जगह 120 डेज रहा है एंड पिछले 4 साल से 365 डेज रहा, बट ही केम टू इंडिया ओनली फॉर 100 डेज, इसलिए ये हमारे लिए क्या बन गया, एन। फर्दर, कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख को एक्सीड करती है, तो हम उसे रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे अगर वो किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग तो फाइनल डिसीजन हो गया एन। अब इस पर्सन की टोटल इनकम क्या होगी अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, सिर्फ अब इनकी इंडियन इनकम टैक्सेबल है। तो पहले उन्होंने हमें कैलकुलेट करके बताया कि इनकी इंडियन इनकम इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया कितनी बनती है, 14,40,000। पर क्योंकि ये 15 लाख से कम है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है नॉन रेजिडेंट। फिर सेकंड पार्ट का बिल्कुल क्लियर हेडिंग होना चाहिए कहाँ से आपका सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। टोटल इनकम बताई गई हमें मिस्टर वरुण की, जो कि एक एनआर है। कंसल्टेंसी की इनकम, ये दोनों टैक्सेबल नहीं होंगे। डिविडेंड के केस में 10,000 की रिडक्शन मिल जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट होगी 10,40,000। मैं आगे चल सकती हूँ, सबको समझ आया है? मुझे प्लीज एक बार अपडेट करो, इज द सेशन बीइंग यूजफुल टू यू, या मैं आपको ये क्वेश्चंस भेजूं, आप सॉल्व करो, हम उसके बाद डिस्कशन करें। हाँ जी, क्या ओपिनियन है बाकी सब लोगों का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। हमें इस क्वेश्चन में टोटल इनकम कंप्यूट करनी है डिफॉल्ट स्कीम में। स्कीम में हमें एक पर्सन की टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। देखते हैं कौन कौन से हेड अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले मिस्टर आर्यन इंडिया के रेजिडेंट है, निश्चय लिमिटेड में जॉब करते हैं, सैलरी की इनकम है, तो मुझे पहले तो बेसिक पे दिख रही है 90,000 पर मंथ 24-25 में। उनके पास 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं एक इंडियन कंपनी के, जो कि उन्होंने परचेज किए थे 200 पर शेयर पे। ये शेयर्स उन्होंने परचेज किए थे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, एसटीटी पे किया था बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड एट द टाइम ऑफ सेल। उन्होंने सेल कब किए हमें बताया ही नहीं गया, उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया कि जब उन्होंने परचेज किए थे 20,000 परचेज किए थे 200 के प्राइस पे 2016 में। देन अगस्त 24 में एक प्लॉट ट्रांसफर किया है उन्होंने चंडीगढ़ में 70 lakhs का, जो कि उन्होंने मई 16 में खरीदा था 22 lakhs का। ब्रोकरेज पे की है 1%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। मैं एक बार सिर्फ ये दिख रही हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें अप्लाई हो रही हैं। मुझे यहाँ पे सैलरी इनकम दिख रही है, पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन बाइफरकेट करके लिख रही हूँ। सेकेंड चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि उस पर्सन ने शेयर्स परचेज किए हैं, परचेज किए हैं जनवरी 16 में, तो पक्का लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, इंडिया की कंपनी के हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एसटीटी पेड है, तो शायद 112 ए लगना चाहिए अगर ये सेल हो रहे होंगे। परचेज किए हैं 200 पर शेयर पे। उसके बाद थर्ड इन्फॉर्मेशन, देखो पेपर में क्वेश्चन में ना एक ही टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड होगी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट में बाइफरकेट करना और ओवरवेलम ना होना। उसके बाद एक प्लॉट के बारे में बात हो रही है। उन्होंने अगस्त 24 में, तो अगर आपको याद हो अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी सेल कर रहा है 23 जुलाई से पहले, तो उस केस में तो इंडेक्सेशन होती थी। 23 जुलाई एंड ऑनवर्ड्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, पर एक एक्सेप्शन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। और टैक्स कैलकुलेट करते हुए दोनों में से लोअर टैक्स पे करना है। इनकम तो बिना इंडेक्सेशन के ही कैलकुलेट करनी है, पर जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा उस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो सेल हो रही है ये 24 के बाद हो रही है, तो नो इंडेक्सेशन। सेलिंग प्राइस हमें बताया गया है 70 lakhs, परचेज किया गया था मई 16 में, 2 ईयर से ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 22 lakhs, कमीशन पे की है 1%। नेक्स्ट, अल्फा लिमिटेड कंपनी ने डिसाइड किया कि वो उनके शेयर्स को बाय बैक करेगी। उनके 50% शेयर्स को बाय बैक किया गया है 250 पर शेयर, मतलब पूरी आरटीपी अमेंडमेंट से भरी हुई है। एक और चीज आ गई बाय बैक। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, 10,000 इक्विटी शेयर बायबैक हो गए हैं, और बायबैक किस प्राइस पे हुए हैं? 250 पे। अल्फा लिमिटेड ने बॉट बैक कर लिए प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ मिस्टर आर्यन। मई 25 में उन्होंने फिर एक घर खरीद लिया। ठीक है जी, एक और बात आ गई हमारे पास। मई 25 में क्या हुआ? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली 40 lakhs की, एक घर खरीदा है 40 lakhs का। उसके बाद जो इक्विटी शेयर इनके बायबैक हुए हैं उसका 31 जनवरी 2018 वो प्राइस था 190 पर शेयर। हमें टोटल इनकम निकालनी है अगर वो टैक्स पे करते हैं डिफॉल्ट रिजीम में, एंड हमें सीआईएस भी गिवन है। तो टैक्स के टाइम तो हमें सीआईएस की जरूरत थी, अभी हमें सीआईएस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, हम कैलकुलेट चाहे कर लेंगे अपने चेकिंग करने के लिए। पहले तो ये मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, काफी सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं। कैपिटल गेन में किसी को कोई एग्जाम्पशन लग रहा है कि ये पर्सन को एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल है? किसी को कोई भी एग्जाम्पशन दिख रही है? कोई पर्सन ही किसी एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल हो? मैंने हिंट तो दे ही दिया, बाकी का दिमाग तो आप लगा लो। वेरी गुड मृणांक। ये 54F के लिए एलिजिबल है। कुछ भी बेच के अगर घर खरीदोगे तो 54F, और रूल होता है 1 2 3। 1 साल पहले परचेज करना है, या 2 साल बाद परचेज करना है, या 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन करनी है। अगस्त 24 में मिस्टर आर्यन ने अपना प्लॉट ट्रांसफर किया था, एंड उन्होंने खरीदा कब है? मई 25। विद इन 1 ईयर, विद इन 2 years परचेज करना था, एंड उन्होंने विद इन 1 ईयर परचेज कर लिया है। तो 54F भी मुझे कैलकुलेट करना है। अब ना सब लोग अपनी बुक में फटाफट से बायबैक के रूल्स रिवाइज करो। बायबैक की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, तो उसके ऊपर अमेंडमेंट वर्ड भी मार्क कर लो। कैपिटल गेन में टॉपिक आएगा बायबैक। कोई भी एक स्टूडेंट ओपन करके पेज नंबर भी बताओ बाकी सबकी हेल्प करने के लिए। वहां पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा बायबैक के बारे में, कि पहले ना जो बायबैक होती थी, अगर इंडिया की कंपनी के शेयर्स बायबैक होते थे तो शेयर होल्डर के लिए एग्जाम्प्ट होते थे, और कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता था। कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता था 23.296% पे, 14 days के अंदर अंदर पे करना पड़ता था। बट अब जो रूल है वो ये है कि कंपनी को कोई टैक्स नहीं पे करना। मेरे शेयर्स बायबैक हुए हैं, मुझे टैक्स पे करना है। पर ये जो बायबैक है इसे हम डिविडेंड मानेंगे, ये कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, ये अदर सोर्सेज में जाएगा। देखना एक बार, मिला आप सबको पेज? पेज नंबर 97। पेज नंबर 97। एवरीवन क्विकली रिवाइज रूल्स ऑफ बायबैक। प्लीज रेज योर हैंड्स व्हेन यू आर डन, मैं उसके बाद आगे चलूंगी। तो फिर अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब मुझे क्वेश्चन से ये पता चल गया कि
3 टाइप्स की इनकम है पर्सन की। एक तो सिंपल है सैलरी की इनकम, एक अदर सोर्सेस, जो शेयर्स उसके बायबैक हुए हैं, बायबैक को ही माना जाता है डिविडेंड, तो ये अदर सोर्सेस की इनकम बनेगी। एंड एक हमने उसकी इनकम कंप्यूट करनी है कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में एक तो हमने कैलकुलेट करना है जो शेयर्स सेल हो गए, एंड इसमें लॉस आएगा क्योंकि जो इनकम, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन तो अदर सोर्सेज में जा रही है, पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन में जा रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉस आएगा। उसके अलावा उसने एक प्रॉपर्टी सेल की है, प्लस उसमें 54F भी अप्लाई हो रहा है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ना समझना भाई उसमें हो क्या कुछ रहा है, हर पार्ट के मार्क्स हैं। अब सबसे पहले बेसिक पे है 90,000, चलो सबसे आसान काम तो कर ही दे। बेसिक पे 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, न्यू स्कीम का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 75,000। आई थिंक हमारे पास अमाउंट आएगी 10,05,000, प्लीज करेक्ट मी, ठीक है या नहीं? यस मैम। ठीक है जी। नेक्स्ट है जो उसने शेयर सेल किए हैं, तो अगर आपको याद आ गया हो, अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी के शेयर सेल हो रहे हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाती है, अगर जो सेल हो रही है 1 Feb 2018 के बाद हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फिर सेलिंग प्राइस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। पर ये लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए तो इसके ऊपर भी चेक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो हम कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हमने ऐसे याद किया हुआ था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हायर अमाउंट लेना है, पर सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर लेना है फेयर मार्केट वैल्यू से। अब इस केस में उसने जो शेयर सेल किए हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 200, एंड 31 जनवरी 2018 को उसका प्राइस कितना था, 190, एंड सेलिंग प्राइस है 250, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 200, full value of consideration is 250 and fair market value is 190, तो 250 और 190 विच एवर इज लेसर, तो हमारे पास आ गया 190, 200 और 190 विच एवर इज हायर, तो हमारे पास आ गया 200। अब जब हम शेयर्स बेच रहे हैं, शेयर्स हम सेल नहीं कर रहे, शेयर्स बाय बैक हो रहे हैं, तो जो इनकम है वो तो अदर सोर्सेज में जा रही है, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली क्या आएगा, लॉस। कितना लॉस आएगा, 10,000 शेयर्स बाय बैक हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया जी 10,000 इंटू 200, तो 20 lakhs। एक मेरी सैलरी की इनकम आ गई और एक आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 20 लाख। नेक्स्ट बायबैक की इनकम भी लिख देते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम कितनी बन जाएगी, 10,000 शेयर्स इंटू 250, 25 लाख। लास्ट हमारे पास बचा प्रॉपर्टी वाला केस। प्रॉपर्टी वाले केस में इंडेक्सेशन तो हमने करनी नहीं है, क्योंकि जो सेल हो रही है जुलाई 24 के बाद हो रही है, 23 जुलाई ऑनवर्ड्स अगर कोई भी सेल होगी। सेलिंग प्राइस है 70 लाख, माइनस करेंगे 1% कमीशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20, तो कितना अमाउंट आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ जी, क्या अमाउंट आ रहा है, 47,30,000। प्लीज रिपीट, 37,30,000। 47,30,000। साथ में अब ये एलिजिबल है सेक्शन नंबर 54F के लिए। 54F में पर जितना इन्वेस्टमेंट करो उतना डिडक्शन नहीं मिलता है, उतना एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। जितने पैसे आए थे अगर उतने ही इन्वेस्ट करोगे तो एग्जाम्पशन मिलता है। यहाँ पे उसने इन्वेस्ट कितने किए हैं, मई 25 में उसने घर परचेज किया है 40 lakhs का,
तो उसकी सेल प्रोसीड्स की क्या थी, 70 lakhs माइनस 1%, 69,30,000। अगर वो 69,30,000 इन्वेस्ट करता तो उसे एग्जम्पशन मिलती 47,30,000, पर उसने इन्वेस्ट किया सिर्फ 40 lakhs। एग्जम्पशन मिलेगी 47,30,000 डिवाइडेड बाय 69.3 मल्टीप्लाइड बाय 40। हाँ जी, क्या अमाउंट आएगा? कंफर्म कर रहा है मुझे? 2730159। तो एक बार मैं फाइनल आंसर दिखाती हूँ। सैलरी में तो बिल्कुल सिंपल काम था, बेसिक पे और स्टैंडर्ड डिडक्शन थी। कैपिटल गेन के बड़े सारे रूल अप्लाई हो रहे थे, कैपिटल गेन के काफी सारे अमेंडमेंट्स भी अप्लाई हो रहे थे। पहले तो आपको ध्यान में रखना है एक रूल कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, शेयर्स, इक्विटी शेयर सेल हो रहे हैं, इंडिया की कंपनी के हैं, लिस्टेड हैं, 1 Feb 2018 ऑनवर्ड्स अगर कोई भी सेल होगी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना है फेयर मार्केट वैल्यू से। इस केस में वैसे तो सेलिंग प्राइस में से माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से माइनस करते हैं। पर बायबैक की जो लेटेस्ट अमेंडमेंट अभी आप लोगों ने पढ़ी, जब भी आपके शेयर्स बायबैक हो रहे हैं तो बायबैक इक्वल टू डिविडेंड ही होता है, तो इसलिए वो अदर सोर्सेज में चला जाएगा। 10,000 शेयर्स 250 रुपीज पे बायबैक हो रहे हैं तो ये उसकी इनकम बनेगा, एंड कैपिटल गेन में इसलिए लॉस आ जाएगा। अब क्योंकि जो एसेट की सेल है वो 22 जुलाई के बाद हो रही है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो हम लोग नहीं देंगे। एंड सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, ये हमारे पास कैपिटल गेन आ गया। 54F की हम लोगों ने एग्जम्पशन दी। लॉन्ग टर्म के साथ ही एडजस्ट होता है, शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। तो एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं अपना आंसर। दिस वाज 7th क्वेश्चन। और ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। देखो जी, सैलरी 10,80,000 माइनस 75,000, बायबैक हो रहा है, जो भी कंसिडरेशन मिलेगी बायबैक पे निल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो सेलिंग प्राइस एंड फेयर मार्केट वैल्यू का लोअर अमाउंट लेना है, फिर उसे कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करके हायर अमाउंट लेना है। आपके पास 20 lakhs का लॉस आ जाएगा। प्लॉट के केस में सेल कंसिडरेशन है 70 lakhs, 1% की कमीशन, नेट सेल कंसिडरेशन आ गई। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि जो सेल है वो 23 जुलाई के बाद हुई है। एग्जाम्पशन 54F की मिल जाएगी क्योंकि 2 years के अंदर अंदर आप परचेज कर सकते थे, एग्जाम्पशन प्रोपोर्शनेटली मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है ऑन ट्रांसफर ऑफ प्लॉट दैट इज दिस अमाउंट, ये सेट ऑफ हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ, वो अलाउड है। बाकी का कैपिटल लॉस जो बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अदर सोर्सेज में हमारी इनकम आ जाएगी 25 लाख की बायबैक से, ये होगी हमारी टोटल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे पॉइंट रूल्स रिवाइज हुए इससे। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में एक टोटल इनकम निकालनी है मिस्टर सूरज की, एज्यूमिंग दैट मिस्टर सूरज की इनकम हायर है मिसेस सूरज की टोटल इनकम से,
बिफोर इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ माइनर चिल्ड्रन। शायद सबने गेस कर लिया, क्लबिंग का क्वेश्चन है। माइनर की इनकम उस पेरेंट में ऐड होती है जिस पेरेंट की इनकम हायर इनकम हो, एक्सक्लूडिंग माइनर्स इनकम। तो हम लोगों ने, उन्होंने बोला मिस्टर सूरज की इनकम ऐड करनी है। मिस्टर सूरज के ने एक्सरसाइज किया है ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ओल्ड स्कीम में। तो जब भी माइनर की इनकम की क्लबिंग होती है तो माइनर की इनकम की एग्जम्पशन मिलती है 1500 पर चाइल्ड पर एनम। तो अगर न्यू स्कीम का क्वेश्चन होता है, ये 1500 की एग्जाम्पशन नहीं मिलती। ओल्ड स्कीम में माइनर की इनकम जब इंक्लूड होती है 1500 की एग्जाम्पशन मिल जाती है पर चाइल्ड पर एनम। आई थिंक एक बार ये सब लोग आप ट्राई करो। मिस्टर सूरज की एज है 40 ईयर्स, ये उन्होंने हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। सॉल्व फर्स्ट 4 पॉइंट्स, उसके बाद में स्क्रीन आगे मूव करते हैं।
ओके, मुझे एक स्टूडेंट का आंसर मिला है, अभी रिव्यू करते हैं मैं, just one second। Recording in progress. हाँ जी बच्चे, चेक करते हैं। देखो जी, मिस्टर सूरज की एज है 40 इयर्स एंड उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन सबमिट किया है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च के लिए। उनकी सैलरी की इनकम हमें कंप्यूट करके दी गई है, तो ये हम पहले से ही ले लेंगे 10,50,000। ओल्ड स्कीम है, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी होती तो हम देते 50,000। वो स्पेक्यूलेटिव एंड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस दोनों करते हैं। स्पेक्यूलेटिव में प्रॉफिट है 60,000, नॉन स्पेक्यूलेटिव में लॉस है। तो नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस तो स्पेक्यूलेटिव के साथ एडजस्ट हो सकता है बट नॉट वाइस वर्सा। तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 20,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 80,000। तो हमें टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, हमें सिर्फ इनकम कैलकुलेट करनी है। अदरवाइज हम लोग ध्यान से नोट करते कौन कौन सी स्पेशल इनकम है। ये तो चलो नॉर्मल इनकम ही है, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 111 वाला नहीं है। तो सैलरी की इनकम आ गई मेरे पास, ये स्पेक्यूलेशन वाला बिजनेस का इनकम आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। कैजुअल इनकम हुई है, ग्रॉस बताई गई है हमें 20,000। एंड उनका एक पुराना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। मिस्टर सूरज के दो बच्चे हैं, एक डॉटर है 17 इयर्स की एंड एक बेटा है 16 इयर्स का, दोनों माइनर है। तो दोनों की इनकम ऐड करेंगे, पर ओल्ड स्कीम में 1500 की एग्जाम्पशन देंगे। तो रिया का तो 1200 में से 1200 ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बेटे का अमाउंट जो है वो क्लब हो जाएगा, अमाउंट बनेगी हमारे पास 2000 माइनस 1500। उन्होंने एक फ्लैट ट्रांसफर किया है अपनी डॉटर को आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो उनको डीम्ड ओनर माना जाएगा। देखो एक क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट्स चेक कर हो रहे हैं, उन्होंने क्लबिंग भी चेक कर ली, माइनर मेजर का रूल लगा के उन्होंने कुछ सेट ऑफ के रूल्स भी चेक कर लिए कि स्पेकुलेशन वाला अलाउड है कि नहीं, लॉन्ग टर्म वाला अलाउड है या नहीं। देन उन्होंने 1500 की एग्जाम्पशन जो बच्चों की क्लबिंग के लिए मिलती है वो भी चेक कर ली। देन हाउस प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट है डीम्ड ओनर, तो डीम्ड ओनर वाला केस अप्लाई हो जाएगा। एंड ये क्लबिंग नहीं होगी, इसे हम डीम्ड ओनर बोलेंगे। इनकम आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी हेड की 60,000, 5,000 इंटू 12 माइनस 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन। उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है 22,000 अपनी हेल्थ को एश्योर करने के लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। तो 80D के लिए वो एलिजिबल होंगे। 80D में बनता है 22,000। 33,000 पे किया है मदर के लिए, तो पेरेंट की सीनियर सिटीजन है, 50,000 तक अलाउड है। फादर के लिए भी कुछ एक्सपेंडिचर किया है, 33 प्लस 20, 53,000 का एक्सपेंडिचर हो गया। फादर डिपेंडेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो इसलिए एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। उन्होंने 6,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया है CTHS में। तो 80D में अपने लिए अलाउड है, सेल्फ और स्पाउस के लिए 25 और पेरेंट्स के लिए 50, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। 22 प्लस 6 बनता है 28, पर हम अलाउ कितना करेंगे, मैक्सिमम 25, और सीनियर सिटीजन का कितना अलाउ करेंगे, 50। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन खत्म है। सैलरी की इनकम स्पेक्यूलेटिव की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं होना चाहिए। कैजुअल इनकम है, क्लबिंग की एक बेटे की एग्जाम्प्ट हो गई, एक की 500 टैक्सेबल। हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट, 80D में 75 की रिडक्शन। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। वेरी गुड श्रेया एंड सिमरन, वेरी नाइस बच्चे। एक बार हम आंसर देखते हैं जरूर। 9th क्वेश्चन, सैलरी हेड की इनकम स्पेक्यूलेशन में से नॉन स्पेक्यूलेशन वाला अलाउ हो जाएगा, वाइस वर्सा नहीं होता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म वाला इसके साथ नहीं होगा। कैजुअल इनकम 20,000, ये आ गई हमारे पास GTI। रिया की इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम 1200, देन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 60,000 माइनस 30%,
टोटल बनती है 43,200। 1,500 की बेटे की एग्जम्पशन दे दी, बेटे की 2,000 माइनस 1,500 500, 80 डी में 75,000। ये आ गया हमारे पास आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद परफॉर्मेंस ऑफ खुशी एंड श्रेया, वेरी गुड बच्चे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे रूल्स रिवाइज होंगे, बहुत सारे, तो मुझे आप लोगों की बहुत अटेंशन चाहिए। सब मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हमें टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स निकालना है, टीडीएस और टीसीएस का अगर कोई क्रेडिट मिलता है वो भी निकालना है, ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग निकाल। मेरे पास दो शीट्स बनेगी, एक टोटल इनकम की और एक टैक्स की। टैक्स लाइबिलिटी निकालने के बाद टैक्स पेबल भी निकालना है। देखो एमसीक्यू में ध्यान देना है, टैक्स लाइबिलिटी अलग चीज होती है कि टैक्स लाइबिलिटी मतलब एक्चुअल में टैक्स बर्डन कितना था। जब हम इसमें से माइनस कर देते हैं एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, तो हमारे पास आता है टैक्स पेबल। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट एमसीक्यू में बहुत इम्पैक्ट है। उन्होंने हमसे टैक्स पेबल पूछा है, तो हमें काफी सारे पॉइंट्स गिवन है। चलो, इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन भी है टीडीएस की डिस्कशन के बारे में। कुछ स्टूडेंट को टीडीएस टॉपिक भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो आज से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पेपर्स तो मैंने मिनिमम भी डिस्कस करने हैं। तो हर आई थिंक हर पेपर में 2 या 3 सेक्शंस टीडीएस के आएंगे, तो वो सारे तो अब हम साथ साथ रिवाइज करते ही हैं, बाकी एंड में देख लेंगे। डरना नहीं है, यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज। एक क्वेश्चन जो मेरे से मिस हुआ था, मैं पहले वो देख रही हूँ। हमें बताना है एप्लीकेबिलिटी और क्या अमाउंट होगा टीडीएस का इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। एक प्राइवेट कंपनी है, उनका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, उनकी टर्नओवर है 12 सीआर 23-24 की। 24-25 में उन्होंने कुछ परचेजेस की हैं। उन्होंने मिस्टर ए से परचेजेस की हैं 60 लाख की, 25, 35, एंड अभी तक पेमेंट की है सिर्फ 20 लाख, बाकी की पेमेंट की गई है सितंबर में। वेंडर ए ने पैन फर्निश नहीं किया है, तो शायद सबने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है 194 क्यू। जब बिग सेलर बिग परचेजेस करता है, तो बिग सेलर है, इसकी सेल जो है वो 10 सीआर से ज्यादा है। ये परचेज जो कर रहा है वो 50 लाख से ज्यादा की कर रहा है। फटाफट से सब अपनी बुक ओपन करो, वहां पे पढ़ो। 194 क्यू में हमने ये लिखा हुआ है कि जो भी बिग बायर्स हैं, बिग बायर्स मतलब जिनकी लास्ट ईयर की जो सेल है वो मोर देन 10 सीआर है। अब वो किसी से सेलर से, जो कि पर्सन इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है, ये सेक्शन तभी लगेगा जब जो सेलर है वो रेजिडेंट है, कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं और जो गुड्स की वैल्यू है वो मोर देन 50 लाख है। तो उन्होंने टीडीएस डिडक्ट करना है 0.1%। अगर पैन मिल गया है, अगर पैन नहीं मिला है तो 5%। बट सिर्फ एक्सेस पोर्शन में, जो 50 लाख का एक्सेस है, तो यहाँ पे 60 लाख में से 50 लाख का एक्सेस कितना हुआ, 10 लाख। 10 लाख पे 5% का टीडीएस एप्लीकेबल होना चाहिए 194 क्यों है। कुछ भी खरीदोगे 50 लाख से ज्यादा का, तो उन्होंने हमें खुद बताया टर्नओवर 10 सीआर से ज्यादा है। नेक्स्ट, एक उन्होंने गुड्स परचेज की है बी से, वो उन्होंने परचेज की है अभी 48 लाख की, सारी पेमेंट उन्होंने की है मार्च में, तो इससे तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो 50 लाख से भी कवर ही नहीं हुआ, कोई भी सेक्शन नहीं अप्लाई हो रहा है। इट इज टू बी नोटेड दैट नेक्सस कंपनी ने मेड द एंट्री इन इट्स बुक्स ऑन द डेट ऑफ परचेज, एंड टीसीएस के रूल्स नहीं लगते हैं। हम स्पेशली बोल रहे हैं कि टीसीएस के रूल नहीं लगते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर टीडीएस और टीसीएस में कभी भी कंफ्लिक्ट होगा तो टीडीएस का रूल जीत जाएगा। 194 क्यू सेक्शन, बाकी सबसे पहले आते हैं टीडीएस के सेक्शंस, फिर आते हैं टीसीएस के सेक्शंस, फिर आता है 194 क्यू और लास्ट में आता है 206C1H। इस तरीके से हम लोगों ने अपने नोटबुक में लिखा हुआ होगा कि सबसे पहले देखो टीडीएस का कोई भी और सेक्शन अगर अप्लाई हो रहा है, 194C, H, I, J कोई भी अप्लाई होता है तो कर दो। नहीं तो फिर देखो क्या कोई टीसीएस का अप्लाई हो रहा है, कोल के केस में, मॉल्स के केस में, अलग अलग जो हमने पढ़े हुए हैं। उसके बाद देखो 194 क्यू क्यों बनाया ये सेक्शन, कि कोई भी गुड्स खरीद रहा है
जिसकी सेल पिछले साल 10 CR से ज्यादा थी, 50 लाख से ज्यादा की खरीदेगा तो एक्सेस पोर्शन पे 0.1% लग जाएगा। एंड उसके बाद 2061H जो कि बिल्कुल इसका रिवर्स सेक्शन है। नेक्स्ट, मिस्टर सुमित की टर्नओवर है 1.2 CR। उन्होंने एक AMC की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है एक रेजिडेंट कंपनी के साथ कि मैं आपको 5,40,000 प्लस GST पे करूंगा। उन्होंने पेमेंट की है Feb 25 में, एंड पर्सन ने पैन नंबर नहीं दिया। तो आपको याद है, हमने पढ़ा हुआ है कि आमतौर पे TDS का रेट तो जो सेक्शन में लिखा हुआ है वही होगा, एप्लीकेबल रेट ही होगा, बट अगर पर्सन पैन नंबर ना दे तो उस केस में हो जाता है 20%। पर उसकी एक्सेप्शन है 194Q, तो इसलिए हमने 194Q में तो 5% किया, 20% नहीं किया। बट यहाँ पे अगर कोई पर्सन पैन नहीं दे रहा है तो यहाँ पर अप्लाई होगा 20%। किसी को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे TDS का कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है? याद है आपको ऐसी कोई चीज थी 194C, C फॉर कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर कोई भी पर्सन बिजनेसमैन है जिसकी पिछले साल की सेल 1 CR से ज्यादा है, बिजनेसमैन वाला रूल लगता है, एंड 194C में 1 लाख से ज्यादा की गुड्स खरीद रहा है तो 5,40,000 पे 20% के अकॉर्डिंग TDS के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। 194C। अभी आंसर देख लेते हैं आगे चलने से पहले, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले। कहते क्योंकि नेक्सस कंपनी की टर्नओवर 10 CR से ज्यादा है, 194Q अप्लाई हो गया। क्योंकि जो सेलर है वो रेजिडेंट है, प्राइस 50 लाख से ज्यादा है, तो जब उसने पेमेंट की या बुक्स में क्रेडिट भी कर दिया, साथ के साथ ही TDS डिडक्ट करना है। रूल है एक्सेस ऑफ 50 लाख पे 0.1%, पर अगर पर्सन TDS नहीं देगा तो 5%। तो फर्स्ट केस में मिस्टर ए से एक्सेस पोर्शन पे हम लोग 5% अप्लाई करेंगे। सेकेंड केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि 50 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई है। याद रखना है 50 लाख की लिमिट पर बायर नहीं होगी, पर पर्सन होगी जिससे आप परचेज कर रहे हो। नेक्स्ट, बिजनेसमैन वाला रूल, क्योंकि जो सेल है वो 1 CR से ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट जो है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो 194C अप्लाई हो जाएगा। TDS का रेट होना चाहिए था यहाँ पर 2%। TDS के दो रेट्स है 194C में, एक है 1% और एक है 2%। अगर आप जिसे पे कर रहे हो वो इंडिविजुअल HUF है तो उस केस में 1%, नहीं तो 2%। बट अगर आप पैन नहीं दोगे तो रेट हो जाएगा 20%। इस केस में क्योंकि इन्होंने पैन नहीं दिया है तो 5,40,000 एक्सक्लूडिंग GST अमाउंट, 20% पे हम टैक्स की कैलकुलेशन करें। आते हैं हमारी क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर शोभित रेजिडेंट है, सारे टाइप की इंडियन टैक्सेबल हो गई, इंडिविजुअल है, मुझे ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरे लिए एज जरूरी है। ये सीनियर सिटीजन नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख से मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रोल आएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करते हैं, हमेशा अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें प्रॉफिट दिख रहा है, इनडायरेक्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट दिख रहा है हमें 57,25,000। मिस्टर शोभित ने एक प्लांट परचेज किया है 55 लाख का, जिसके लिए उन्होंने लोन लिया था। लोन लिया था 1 मई को और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11%। एसेट को एक्वायर किया गया था 1 जुलाई 24 को एंड पुट टू यूज किया गया था 1 सितंबर। सारा इंटरेस्ट का अमाउंट P&L में डेबिट हो रखा है। तो ये तो थोड़ा थोड़ा आपने ये रूल्स शायद अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है। अगर कोई एसेट के लिए आप लोन ले रहे हो तो पुट टू यूज से पहले पहले का सारा एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करना है। तो जो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस है एसेट की 55 लाख, इसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट कब तक का ऐड करेंगे, 1 मई से लेके 1 सितंबर, तो मई जून जुलाई अगस्त। 55 लाख का 11%, 4 मंथ, ये टोटल अमाउंट जो आ जाएगी इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन देंगे।
तो पहले तो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस उन्होंने डेबिट का रखा है, डेबिट नहीं होना चाहिए था, कैपिटलाइज होना चाहिए था। पहले तो उसे हम ऐड बैक कर देते हैं। मुझे बता दो ये कितना आ रहा है। 55 का 11% इंटू 4/12। यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद कुछ लोग टायर्ड हैं और छोड़ के जा रहे हैं। डू यू वांट मी टू डू दिस टुमारो? मैं बहुत सारे रूल्स इस टॉपिक के थ्रू डिवाइस करवाना चाहती हूँ, प्लीज कंफर्म कितने लोग चाहते हैं कि मैं ये टॉपिक कल करवाऊँ। एकम, दिशा, साक्षी, श्रेया बताएंगे प्लीज मुझे। लविश, खुशी। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। मुझे बताओ फिर इंटरेस्ट का अमाउंट क्या आ रहा है। पार्टिसिपेट तो करो सेशन में अच्छे से। 2,01,666. प्लीज रिपीट एकम। 2,01,666. 2,01,666. अब हमारे एसेट की कॉस्ट 1,000. की, सॉरी क्या चीज है? 201 666. 2,01,666. ठीक है। अब डेप्रिसिएशन भी इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे आ जाएगी? 55 लैक्स में ऐड करेंगे 201,666 एंड पुट टू यूज है सितंबर 24 में, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। जो भी हमारे पास अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे एंड 20% की एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। तो चाहे तो आप मुझे अलग अलग बता दो, चाहे टोटली बता दो 35%। नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। 1,99,5,5,8,3. प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताओ, एक्चुअली नंबर्स में ना कोई गलती लग जाती है। ऑल्सो 1 अप्रैल 2024 को प्रोडक्शन मैनेजर फैक्ट्री में जॉब करते हैं, उन्होंने वीआरएस ले लिया। मिस्टर शोभित ने उनको 8 लाख रुपीज की कंपनसेशन दी है वीआरएस में। तो वीआरएस की जो कंपनसेशन होती है वो 5 पार्ट्स में अलाउ होती है। इन्होंने जितने पैसे पे किए सारी अमाउंट ले ली है, तो सारी अमाउंट तो नहीं आनी चाहिए। 1/5 अमाउंट ही आप लोग राइट ऑफ कर सकते हो। तो इन्होंने टोटल अमाउंट राइट ऑफ कर दी, तो वीआरएस का एक्सेस अमाउंट 8 लाख का 4/5 पार्ट विच इज 6,40,000 हम लोग एड बैक करते हैं। मैं एक एक पॉइंट पढ़ते जा रही हूँ और सॉल्व करते जा रही हूँ। मिस्टर शोभित ने रॉ मटेरियल खरीदा है एक माइक्रो एंटरप्राइज से, तो आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए 43B फाइटर सेक्शन। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पेमेंट बेसिस पर ही अलाउड है, चाहे आप एक बुक एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हो। तो किसी भी फंड में ट्रांसफर करने थे, कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी, कोई भी टैक्स की पेमेंट करनी थी, कोई भी एम्प्लॉय को बोनस या इंसेंटिव देना था, कोई भी रेलवेज को पेमेंट करनी थी, तो जब पेमेंट करोगे तभी एक्सपेंस अलाउड। हाँ, पेमेंट आप लोगों ने कब तक करनी है? पेमेंट आप कर सकते हो रिटर्न भरने से पहले पहले जब मर्जी। फिर 43B का एक नया सेक्शन है 43BH, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहते हैं अगर आप किसी भी माइक्रो एंटरप्राइज को या स्मॉल एंटरप्राइज को कोई भी पेमेंट कर रहे हो, तो एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप पेमेंट करोगे तब तो एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, नहीं तो नहीं अलाउड होगा। इसमें ये भी टाइम नहीं मिलेगा आपको कि रिटर्न भरने से पहले पहले पे कर दो। अगर आप ध्यान से देखो 43BH के नोट्स, उसमें हमने लिखा हुआ है कि बाकी सारे केसेस में रिटर्न भरने से पहले करना है, पर 43BH में एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग करना है, नहीं तो जब पे करोगे उस ईयर में अलाउ होगा। अब वो टाइम है कितना? तो इसका टाइम लिमिट है 10 डे, 15 डेज एंड 45 डेज। तो अगर आपने अग्रीमेंट में कोई भी टाइम लिमिट डिसाइड कर रखी है तो उस अग्रीमेंट की टाइम लिमिट के अंदर अंदर पे करना है। पर मैक्सिमम अग्रीमेंट की टाइम लिमिट कितनी हो सकती है? 45 डेज। एंड अगर आपने अग्रीमेंट की कोई भी टाइम लिमिट डिसाइड नहीं कर रखी, तो जब भी आपने गुड्स एक्सेप्ट की है उसके 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करनी है।
कहते हैं हमने गुड्स खरीदी एक माइक्रो एंटरप्राइज से और एक मीडियम एंटरप्राइज से 51,000 और 75,000 की 15 मार्च को गुड्स परचेज की है। रिटर्न अग्रीमेंट हुआ था, दोनों को हमने पेमेंट की है 10th अप्रैल 25 के अकॉर्डिंग। मिस्टर शोभित ने पेमेंट की है मेजर्स कमल एंड सन्स को 9th अप्रैल को एंड हितेश एंड सन्स को 15 नवंबर को। तो हितेश को तो बहुत लेट पेमेंट की जा रही है, 15 नवंबर को की जा रही है। कमल एंड सन्स को देखते हैं क्या 45 डेज के अंदर अंदर बनती है या नहीं। तो 15 मार्च में अगर मैं 45 डेज ऐड करूँ, टाइम पे पेमेंट की हुई है। देखो उन्होंने मुझे क्या बताया, कमल एंड सन्स माइक्रो एंटरप्राइज है, हितेश एंड सन्स क्या है, मीडियम एंटरप्राइज। मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर तो ये रूल ही नहीं लगता। माइक्रो एंटरप्राइज में अगर कुछ अग्रीड था तो 15 डेज, अग्रीड नहीं था तो जो भी रिटर्न अग्रीमेंट था। रिटर्न अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रूल था 10th अप्रैल। उन्होंने पेमेंट कब कर दी है, 9th अप्रैल, तो उन्होंने तो बिल्कुल टाइम पे पेमेंट की है। 43BH को मेंशन तो जरूर करेंगे बट वो अप्लाई नहीं होगा, एक्सपेंडिचर डिसअलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट 80 CCTP आ गया जी। मैंने बोला बहुत सारे पीजीबीपी के क्वेश्चन में बहुत कुछ रिवाइज करने का मौका मिलता है। तो पहला अमाउंट तो मुझे नेट प्रॉफिट ले लिया, फिर इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना होता है पुट टू यूज तक का, तो इसलिए इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर पहले डिसअलाउ किया, फिर डेप्रिसिएशन के लिए एड बैक किया। VRS 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होता है, फिर 43B सेक्शन रिवाइज हो गया। उसके बाद 80 CCT हम याद करते हैं 10%, 14%, 20%। तो अगर आप रिडक्शन चैप्टर में देखोगे, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन अलाउड होती है 10% ऑफ सैलरी, पर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 14%, एंड न्यू स्कीम में हमेशा ही 14%। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 20%। एम्प्लॉयर को न्यू स्कीम में 14% एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 14%, अदरवाइज 10%। कहते हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय, एक पेंशन स्कीम में जो कि 80 CCT में लिखी हुई है। ये सारा अमाउंट ही PNL में डेबिट हो रखा है। एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी है 10 लाख रुपीज और DA है 40% जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। तो पहले तो जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो कैंसिल कर रही हूँ मैं, नॉट अलाउड करके। कंट्रीब्यूट किया कितना है उसने, 20%, सिर्फ किसका करना है, बेसिक पे का। बेसिक पे है 10 लाख। उसके बाद मैं माइनस करूंगी कि अलाउड कितना है। 80 CCT में एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन अलाउड कितनी है, 14% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेसिक पे प्लस DA जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एंटर हो रहा है। तो 10 लाख प्लस 4 लाख, 14 लाख का 40% माइनस करेंगे। जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डेबिट हो रखी है वो गलत है, हम लोगों ने खुद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली है। उसे इनकम टैक्स का रिफंड मिला है जिसमें से 3850 इंटरेस्ट का पोर्शन है। तो इनकम टैक्स का रिफंड इस हेड की इनकम नहीं है, इनफैक्ट उसका प्रिंसिपल पोर्शन तो इनकम ही नहीं है। तो 13850 माइनस कर देंगे एंड 3850 हम सिर्फ अदर सोर्सेज की इनकम बनाएंगे। बच्चे प्लीज मुझे कंफर्म करो किसी को स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही। आप लोग फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मैं क्वेश्चन पढ़ के फटाफट सॉल्व कर रही हूँ, किसी को भी स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही। मिस्टर शोभित ने एक नया लैपटॉप परचेज किया 31 अगस्त को, पुट टू यूज भी कर दिया सेम डे। पेमेंट इस तरीके से की गई, 28,000 कैश में पे कर दिया, 25,000 अकाउंट पे चेक से। तो आपको पता है 48 में 48 में अगर 10,000 से ज्यादा की आप पेमेंट कैश में कर रहे हो तो एक्सपेंस डिसअलाउड है। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउड है, वो एसेट की वैल्यू में ऐड ही नहीं होता है। तो कंप्यूटर 28,000 तो उसमें आएगा ही नहीं, सिर्फ आएगा उसमें 25,000। फुल ईयर की डेप्रिसिएशन मिलेगी, कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगी 40%। एसेट्स की हमें रिटर्न डाउन वैल्यू बताई गई है, मैंने ऊपर प्लांट एंड मशीनरी की अलग कर ली, बट हमें जब बाद में सेपरेट गिवन है तो हम लोग इसका प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे ब्लॉक की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए। और 8 लाख का 15% अलाउ करें, फैक्ट्री की बिल्डिंग का 10% अलाउ करेंगे। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने फादर का जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है। पॉलिसी ली थी 8 लाख 1 अप्रैल 15 में। तो 8 लाख का 10% 80,000 से कम है। क्या ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये मैं 80C में अलाउ कर दूं?
बताना 80C में ये मैं अलाउड करूँ या ना करूँ। Disallowed. याद रखना बेटा, पेरेंट्स का नहीं आता। मेडिकल इंश्योरेंस किस किस का करवाते हैं? सेल्फ, स्पाउस एंड पेरेंट्स। मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत मुझे अपने और अपने पेरेंट्स की है। लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत होता है सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, वो बच्चों की होती है। तो अगर पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस करवाया वो 80C में अलाउड ही नहीं। फिर उसने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है अपनी डॉटर का, चाहे डिपेंडेंट है या नहीं, मैरिड है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लाख का 10% उससे कम है, तो हमें ये 45,000 80C में अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर को उन्होंने 1.5 करोड़ कैश में विड्रॉ किया है टू करंट अकाउंट से, और उन्होंने कोई भी विड्रॉ नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीडीएस का थर्ड सेक्शन जो कि इस पेपर में आया, पहले हमने पढ़ा 194Q, एक हमने पढ़ा 194C भी आया था, एक अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 194N। एन फॉर नो कैश विड्रॉल। कहते कोई भी आपने बैंक से कैश विड्रॉ नहीं करना। अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो तो रूल क्या था, अगर 1 CR से ज्यादा कैश विड्रॉ करोगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 2% पे, एक्सेस पोर्शन पे होगा। और इसमें एक स्पेशल रूल था कि मान लो आपने पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली आईटीआर फाइल नहीं की है, तो उस केस में 20 लाख के बाद ही टीडीएस डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले होगा 20 लाख के बाद 2%, और फिर 1 CR के बाद हो जाएगा 5%। मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रही हूँ, सब लोग टीडीएस चैप्टर में जाओ। 194Q को इम्पोर्टेंट मार्क करो, 194N अभी स्टडी करो मेरे साथ। एन मतलब नो कैश विड्रॉल, अकाउंट से कैश में पैसे नहीं निकलवाने हैं। अगर आप अपने अकाउंट देखो कैश में पैसे निकलवा रहे हो मतलब वो सही पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहे ना, आप ऑनलाइन भी तो पेमेंट कर सकते हो। कहते हैं अगर आप कैश में पेमेंट निकलवा रहे हो, कैश विड्रॉ कर रहे हो बैंक से 1 CR से ज्यादा, तो 2% का एक्सेस अमाउंट के ऊपर 194Q में एक्सेस लगता है, 194N में एक्सेस लगता है, कैश टीडीएस एप्लीकेबल होगा, बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। बट अगर आपने आईटीआर ही टाइम पे भरी हुई तो हमें आप पे और ज्यादा शक है, तो 20 लाख के बाद ही हो जाएगा। 20 लाख के बाद होगा 2%, और 1 CR के बाद होगा 5%। अब इस क्वेश्चन में स्पेशली हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उन्होंने हमें बताया स्टार्टिंग में कि पर्सन ने अपनी रिटर्न हमेशा टाइम पे फाइल की है, यहाँ तक नहीं लिखा हुआ था रेगुलरली फाइल रिटर्न। वो हमें बताना चाह रहे हैं कि 194N में 2% पे टीडीएस डिडक्ट करना। लास्ट, मिस्टर शोभित ने अपना घर सेल किया 30 मार्च 2022 एंड कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 25 लाख डिपॉजिट कर दिया था। ये तो पुरानी बात है 2022 की। अब जुलाई 2024 में उन्होंने फिर से घर सेल कर दिया जिसमें वो रहते हैं 1 CR का। उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है बिना इंडेक्सेशन के 50 लाख का। 5 जनवरी को उन्होंने जो भी पैसे विड्रॉ किए थे कर लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से, और 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए मुंबई में एक घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। और जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है 60 लाख। तो जब मुझे टैक्स निकालना है तो मुझे विदाउट इंडेक्सेशन भी निकालना है, विद इंडेक्सेशन भी निकालना है, पर जब मुझे इनकम निकालनी है तब मुझे विदाउट इंडेक्सेशन ही निकालनी है। तो यहाँ पे उनके घर का उन्होंने मुझे सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही बता दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते कितना हुआ है, 50 लाख। घर के बदले में घर, तो सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है मुंबई वाले घर में, 60 लाख, पर 60 लाख में से 25 लाख तो पुराने पैसे विड्रॉ किए थे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से, तो 60 में से 25 तो वहीं पर ही एडजस्ट हो जाएंगे। अब मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी, सिर्फ 35 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास नेट अमाउंट बचेगी 50, जिसके ऊपर की टैक्स कैलकुलेट होगा न्यू रेट के अकॉर्डिंग 12.5%। मैं आप सबको ये फाइल शेयर कर रही हूँ। कल वाली नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार सब लोग ये सारे क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस करना। इनकम टैक्स में बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने आज रिवाइज किए, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें हाउस प्रॉपर्टी भी था, उसमें पीजीबीपी का 40B भी अप्लाई हो रहा था, बायबैक का भी नया रूल किया, 43B भी रिवाइज किया हमने, टीडीएस के भी सेक्शंस रिवाइज किया, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं चाहती हूँ आप सब लोग सारे क्वेश्चन दोबारा करो, और सबसे पहले ये क्वेश्चन, एटलीस्ट ये क्वेश्चन सब लोग दोबारा जरूर करो। I will shortly share the file with you. Thank you so much for your time, guys. Take care.